वेलकम स्टूडेंट्स। डायनेमिक्स चैप्टर 2 लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हमने अब तक दो तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन हमने स्टडी की है ना। सबसे पहले हमने स्टडी की थी एसएचएम जो हमारी गति की समीकरण थी वो इस फॉर्मूले से गवर्न होती थी, x डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स। ठीक है, यानी ये एसएचएम की मुख्य समीकरण है, इससे बाकी समीकरण डिराइव होती है। फिर हमने सेकंड इक्वेशन जो हमने स्टडी की वो है मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, जिसमें कि हमने पढ़ा था x डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस म्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो अब हम यहां पर इस प्रेजेंट लेक्चर में ये समझना चाह रहे हैं कि ये जो दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन है ये नेचर में हमको कहां मिलती हैं। मतलब क्या इनका नेचर में या हमारे आसपास ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन किन्हीं पार्टिकल्स की होती है क्या? तो देखिए इसका जवाब है यस, है ना। कहां होती है? इसके लिए हम आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा ये सबसे पहले एक पैराग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के अधीन किसी कण की गति। तो यहां पर आप देखिए यहां पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर ये मैंने अर्थ, ये जो राउंडेड आपको शेप दिख रही है, इट इज अर्थ जिसकी सरफेस पर हम बैठे हुए हैं। ये इसकी सरफेस है। ठीक है, हम सब इस यहां पर बैठे हुए हैं, सारे हमारे प्लैनेट्स, सारे हमारे कंट्रीज, इवन हम सब हम यहां बैठे हुए हैं। ठीक है, गिरते नहीं है बाहर, ये तो जानते होंगे ना आप क्यों नहीं गिरते? ड्यू टू एन अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है ना, अर्थ अपने सेंटर की तरफ सब वस्तुओं को, सब मनुष्यों को, सब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किए हुए है। ठीक है ना। तो अब आप देखिए, खैर ये तो खैर हट के बात हो गई। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो मैंने अभी आपके सामने दो मोशन डिस्कस किए, ये हमको यहाँ कहाँ ऑब्जर्व होते हैं। तो इधर देखिए, हम इमेजिन करें कि एक पार्टिकल है जो अर्थ की सरफेस के बाहर है, यानी इधर बाहर मतलब ये अर्थ की सरफेस के बाहर, ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ मान लीजिए चल रहा है या फॉल हो रहा है। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई पार्टिकल अर्थ की सरफेस के बाहर है और वो अर्थ के सेंटर की ओर मूव कर रहा है, तो वो इस इक्वेशन के अंडर मूव करेगा। कौन सी इक्वेशन? d2x बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये बात हमको यहां पर फिजिक्स के अनुसार एक्सेप्ट करनी है। ठीक है ना। तो हम यहां क्या करें कि अगर कोई पार्टिकल, देखिए यहां क्या लिखा है मैंने, एट एनी पॉइंट P आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी अगर कोई पॉइंट P अर्थ की सरफेस के बाहर है और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कोई पार्टिकल गति कर रहा है। अब वो गति दोनों तरह से कर सकता है, या तो वो टुवर्ड्स O आ सकता है, P, यानी जब वो P से पास हो रहा है और O की ओर जा रहा है, या वो अपोजिट जा सकता है, O से दूर। दोनों तरह के केसेस में, यानी कि आइदर इट इज मूविंग टुवर्ड्स O और इट इज मूविंग अवे फ्रॉम O, इन बोथ द केसेस ये इक्वेशन हमारी होल्ड करेगी। किसके लिए होल्ड करेगी? दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें बताएगी कि P बिंदु पर कण की गति की समीकरण ये है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए मैंने क्या लिखा है ब्रैकेट में कि इस इक्वेशन पर, ये इक्वेशन कब कब लगती है, ये मैंने यहां पर लिखा है। क्या दिख रहा है आपको यहां पर? when x is greater than or equals to r। अब इसमें r का मतलब क्या है?
आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। देखिए इधर आप, ये आर मैंने यहां शो कर रखी है, ये है रेडियस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब जब कभी भी x की वैल्यू या तो r होगी या r से बड़ी होगी, तो पहले तो आप देखिए x बराबर r कब होगा? x बराबर r जब होगा जब पार्टिकल सरफेस, अर्थ की सरफेस पर है। जैसे मान लो पार्टिकल यहां है, लेट अस सपोज दैट पार्टिकल लाइज हियर, तब इस केस में इसकी x की वैल्यू होगी r। और अगर पार्टिकल अर्थ की सरफेस के बाहर है तो उसके लिए, यानी कि इस पॉइंट के इधर कहीं है, तो उसके लिए x होगा ग्रेटर देन r। तो इन बोथ द टू केसेस द इक्वेशन ऑफ मोशन जो पार्टिकल पे लागू होगी वो ये होगी। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद हम यहां पर इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है, इसके अंदर हम म्यू की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। पहली बात तो फिर से बता रहा हूं, ये इक्वेशन कब होल्ड करेगी? जब कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है एंड इट इज आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, कहते तो हम ये है, फिर हम ये भी कहते हैं कि अगर मान लीजिए ये गति करता हुआ अर्थ की सरफेस तक पहुंच भी गया तो भी ये इक्वेशन इस पे होल्ड करेगी। तो हम यहां क्या कह रहे हैं? एट x इक्वल्स टू r। x इक्वल्स टू r का मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल यहां है, देखिए आप इधर, और इस पे इसके लिए x की वैल्यू यहां r है। तो इस स्थिति में जो d2x/dt² की वैल्यू आएगी वो आएगी -g। ये बात हम हमारे फिजिक्स से जानते हैं कि पृथ्वी की सरफेस पर जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पार्टिकल हैं, वो सभी g अट्रैक्शन से अट्रैक्ट होते हैं। g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि पार्टिकल पर एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। चूंकि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है इसलिए हम माइनस साइन लगा रहे हैं। तो एक तरह से आप समझ सकते हो कि ये हमारा एक वेल नोन कंसेप्ट है, वेल नोन हमारा फॉर्मूला है जो कि हम फिजिक्स में यहाँ यूज कर रहे हैं। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है कि x बराबर r पर d2x/dt² की वैल्यू -g होती है हमेशा। तो अगर इस बात को मैं यहां अप्लाई कर दूं इस इक्वेशन में, कैसे अप्लाई कर दूं? d2x/dt² की जगह मैं -g पुट कर दूं और x की जगह यहां r पुट कर दूं। दिख रहा है आपको? तो इससे म्यू की वैल्यू ये आ जाएगी। ये म्यू की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, तो इससे कुल मिलाकर जो हमारा इक्वेशन बनी, जो कि हमें याद रखनी है, वो बनी ये वाली इक्वेशन। यानी कुल मिला के ये इक्वेशन वही है ऊपर वाली, बस सिर्फ हमने क्या पता किया? म्यू की वैल्यू। तो आपको क्या याद रखना है कि ये इक्वेशन कब अप्लाई करनी है? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल आउटसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी पार्टिकल सरफेस के बाहर है, अर्थ की सरफेस के, और किसी पॉइंट P पर है, जहां पर P वो पॉइंट है जिसकी कि अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस x है। हाँ, ये वाली बात यहां मैं फिर से आपको एक बार विशेष तौर से याद दिला दूं कि यहां जो फिक्स पॉइंट है ना, वो है अर्थ का सेंटर, यहां से उसका x नापा जा रहा है। अब आपको देखिए डायग्राम में आपको हो सकता है एक बात कंफ्यूजिंग लगे कि यहां पर मैंने 2x शो कर रखे हैं। एक तो देखिए आप डिस्टेंस यहां पर शो कर रखी है OQ बराबर x, और एक डिस्टेंस शो कर रखी है OP, ये भी x शो कर रखी है। तो अभी आप फिलहाल OQ बराबर x को भूल जाइए, मान लीजिए ये डायग्राम में है ही नहीं, सिर्फ P पर फोकस कीजिए आप, P पर, ये P पॉइंट, ये P इज ए पॉइंट विच लाइज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम O, और इस P पर ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम बात करते हैं दूसरी, कि अगर पार्टिकल, आप इमेजिन कीजिए कि ये जो पार्टिकल है हमारा, ये गति करता हुआ अर्थ की सरफेस के अंदर आ चुका है। ठीक है, कैसे आ गया है इसके बारे में हमें चिंता नहीं करनी है, वी नीड नॉट बॉदर अबाउट इट कि अंदर कैसे आ गया। हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि पार्टिकल अर्थ की सरफेस के अंदर है, अंदर यहां, ठीक है, अर्थ की सरफेस के यहां अंदर कहीं है, और ये किसी पॉइंट Q पर है। अभी कहां है ये? किसी पॉइंट Q पर है, Q पॉइंट दिख रहा है आपको, और इस पॉइंट पर या तो वो O की तरफ जा रहा है या O से अवे जा रहा है, यानी O से दूर जा रहा है। इन बोथ द केसेस
वो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और इसके लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन गवर्न होगी वो होगी लाइक SHM। अब याद कीजिए SHM वाली इक्वेशन क्या थी, x डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स। तो यहां सिर्फ अंतर क्या है कि यहां म्यू की जगह हमने लैम्डा लिख दिया है। अब हम चाहें तो म्यू भी लिख सकते हैं, पर चूंकि हम दो इक्वेशन एक साथ एक पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं, एक तो जब वो अर्थ की सरफेस के बाहर है ये वाली, और एक वो अर्थ की सरफेस के अंदर है, तो हमने जानबूझ के दोनों कांस्टेंट डिफरेंट चूज करनी है ताकि आपको थोड़ा सा याद करने में कन्वीनियंस रहे। अब देखिए, अब अगेन मैं इस इक्वेशन पे वही कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं कि एट एक्स बराबर आर एक्स डबल डॉट बराबर माइनस जी, क्योंकि ये तो एक ऑलवेज होल्ड करने वाली बात है कि अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन माइनस जी होता है। तो जब मैंने ये कंडीशन इसमें अप्लाई की तो लैम्डा की वैल्यू ये आ गई, और ये लैम्डा की वैल्यू जब मैंने यहां पुट कर दी इसमें तो ये इक्वेशन बन गई। तो कुल मिला के एट लास्ट हमको जो दो बातें याद रखनी है, ठीक है, बाकी सारी बातों को मैं रब कर रहा हूं, दो बातें हमें कौन सी याद करनी है कि अगर कोई पार्टिकल अर्थ की सरफेस के बाहर है तब तो उसके ऊपर ये इक्वेशन लगेगी। इसमें म्यू की वैल्यू हो गई माइनस जी आर, म्यू की वैल्यू हो गई जी आर स्क्वायर, और अगर कोई पार्टिकल अर्थ की सरफेस के अंदर है तो उस पर ये इक्वेशन लगेगी। यहां पर म्यू की वैल्यू या लैम्डा की वैल्यू हो गई जी अपॉन आर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम यहां पर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहां लिखा है, देखिए क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर ए फोर्स वेराइंग इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि एक ऐसे फोर्स के अधीन वो गतिमान है जो कि 1/x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, या स्क्वायर इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो अब हमें प्रूव क्या करना है कि शो दैट, सिद्ध कीजिए, इट्स वेलोसिटी इन फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट एट इंफिनिटी टू ए डिस्टेंस ए। ठीक है, सिर्फ यहां तक का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, यानी कि हम उसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कब, एट ए डिस्टेंस ए पर, लेकिन कब, जब वो स्टार्ट हुआ, या एक तरह से यहां पर स्टार्ट वर्ड यूज नहीं किया है, यहां पर यूज किया फॉलिंग, यानी कि वो पार्टिकल फॉल होना स्टार्ट होता है कहां से, इंफिनिटी से। और कैसे स्टार्ट होता है वो फॉल होना, फ्रॉम रेस्ट। इस बात को आप देखिए डायग्राम में समझिए आप, ये एक डायग्राम मैंने यहां बना रखा है, ठीक है। आप यहां पर ये देखिए कि ये एक पॉइंट है, पॉइंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहां पर बहुत दूर इंफिनिटी डिस्टेंस है, दिख रही है आपको इंफिनिटी डिस्टेंस। मतलब वैसे तो हम इंफिनिटी को यहां प्लॉट नहीं कर सकते, पर आप ये इमेजिन कीजिए कि जब हम ओ से बहुत 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 दूर चले गए तो हम बहुत लार्ज डिस्टेंस को बोल रहे हैं इंफिनिटी। तो बहुत ओ से बहुत ही लार्ज डिस्टेंस से एक पार्टिकल स्टार्ट होता है, ओ से बहुत ही लार्ज डिस्टेंस से एक पार्टिकल स्टार्ट होता है। जस्ट ए मिनट, वो कहाँ है, यस। तो देखिए हम बात कर रहे थे, एक इस डायग्राम को अपन समझते हैं। इस डायग्राम में एक पार्टिकल इंफिनिटी डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है। कैसे स्टार्ट हो रहा है, u इक्वल्स टू 0 से, क्योंकि हमें क्लियर गिवन है फ्रॉम रेस्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, रेस्ट से। एक तरह से हमने एक इमेजिन कीजिए, एक पार्टिकल है, हमने अनंत पर जाकर उसको ओ की तरफ छोड़ दिया, तो वो ओ की तरफ फॉल होना यानी गिरना शुरू कर रहा है। तो हमें पता करना है कि जब वो
इस तरह से मोशन स्टार्ट करके ओ से ए डिस्टेंस अवे एक पॉइंट पर जब ये पहुंचता है ए पर, तो इस पॉइंट पर जब वो पहुंचता है तो जो इसकी वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी, अब देखिए सेकंड केस और जो क्वेश्चन में कह रहा है, यानी एक तो वेलोसिटी हम यहां पर ये निकालेंगे, इस वेलोसिटी को हम सपोज वी ए एज्यूम कर लेते हैं, v1 एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए कि वो v1 वेलोसिटी से यहां पहुंचता है। अब देखिए सेकंड केस क्या है, अब इस सेकंड केस में पार्टिकल स्टार्ट होता है पॉइंट ए से, यानी कि ए एक तरह से वो पॉइंट था जो कि यहां पर जर्नी के बीच का पॉइंट था, है ना। लेकिन अब सेकंड केस में ए कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पर वो रेस्ट से स्टार्ट होता है और वो ओ की तरफ फॉल हो रहा है। तो हमें क्या पता करना है कि अगर वो इंफिनिटी से स्टार्ट ना होकर ए से स्टार्ट हो तो वो जब एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगा जिसकी ओ से डिस्टेंस a/2 है, यानी अब हम m पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो जब वो m पॉइंट पर पहुंचेगा, मान लीजिए वो m पॉइंट पे पहुंचा v2 वेलोसिटी से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रूव करना है कि v1 इक्वल्स टू v2 होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखिए हम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए फर्स्ट केस में, फिर से बता रहा हूं कि वो इन्फिनिटी वेलोसिटी स्टार्ट, इन्फिनिटी डिस्टेंस से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, और जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट होता है। सेकंड केस में वो पॉइंट ए से स्टार्ट होता है जहां पर x इक्वल्स टू ए है और रेस्ट से स्टार्ट होता है, यानी स्टार्ट होने का तरीका दोनों में सेम है, फ्रॉम रेस्ट। अब इस केस में जब वो ए पॉइंट पे पहुंचता है तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी इस केस में वही होगी एम पॉइंट पे पहुंचने की, जहां एम कौन सा पॉइंट है, एट ए डिस्टेंस a/2 फ्रॉम ओ। तो अब आप देखिए ये मेन क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन के अंदर हमने जो हमारी स्टार्टिंग, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमने सेम लगाई है, क्योंकि ये हमें गिवन है। इन बोथ द केसेस वो इसी मोशन, इसी तरह की मोशन कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो इन दोनों केसेस में हमने जब इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन किया, यहां भी ये आ गया देखो, और यहां भी यही आ गई इक्वेशन, ठीक है ना। ये तो आनी ही चाहिए क्योंकि हमने आर्टिकल में यही इक्वेशन निकाली है। अब फर्क क्या पड़ जाएगा, इस केस में C1 की वैल्यू डिफरेंट आएगी और इस केस में C1 की वैल्यू डिफरेंट आएगी। क्यों आएगी डिफरेंट, बताओ। क्योंकि पार्टिकल के स्टार्ट होने का जो पॉइंट है वो अलग अलग है। हम यहां क्या कह रहे हैं, देखिए इनिशियली एट x बराबर इंफिनिटी v बराबर 0, और इसमें क्या कह रहे हैं, एट x बराबर a v बराबर 0। दैट्स वाई दोनों केसेस में C1 अलग अलग आया। तो C1 की वैल्यू इसमें 0 आ रही है, यहां मैंने पुट कर दी, और यहां पर C1 की वैल्यू आ रही है -2μ/a, वो मैंने यहां पुट कर दी। तो कहने का मतलब ये जो इक्वेशन हमने आपको आर्टिकल में ड्राइव करके बताई थी, ये इक्वेशन केवल कब होल्ड करती है, जब पार्टिकल x इक्वल्स टू a डिस्टेंस से स्टार्ट हो। अगर उसकी वजह किसी और डिस्टेंस से स्टार्ट हो रहा है तब आपका C1 डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग द एक्सप्रेशन फॉर v एंड x, हम इसमें अब जो हमारा रिक्वायर्ड v है वो हम निकाल लेंगे। यहां पर हमें किस केस के लिए v निकालना है, जब पार्टिकल a पॉइंट पर पहुंचा x बराबर a के लिए, तो हमने a पुट कर दिया यहां, और इस वेलोसिटी को हमने v1 मान लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। और इस केस में हमें वेलोसिटी कब निकालनी है, व्हेन x इक्वल्स टू a/2 है m पॉइंट पर, तो यहां मैंने x की जगह a/2 पुट कर दिया। तो अब आप नोट कर सकते हो दोनों केसेस में जो मेरी वेलोसिटी आ रही है, ये नंबर 3 और ये नंबर 2, इन बोथ द केसेस एक्सप्रेशन सेम आ रही है, सो दैट वी कैन कंक्लूड v1 इक्वल्स टू v2। ओके, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया है वीडियो को, तो आई होप आप इसको समझ लेंगे। थैंक यू वेरी मच।